यूनिट 3 डिफरेंशिएशन की आज हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इनमें मैं आपको जो डिस्टिंग्विश करना है, यहाँ आपके पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, ठीक है, इनके जो वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम आपके पास पेपर में लाजमी आता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि हम ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि वर्ड प्रॉब्लम किस चैप्टर या किस कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। तो आज जो है वो हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहला जो वर्ड प्रॉब्लम है वो यूनिट 3 डिफरेंशिएशन से है, एग्जाम्पल 11 ऑन पेज 78, ठीक है, केपी के बुक की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर द रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू से रिलेटेड है। द रेवेन्यू रियलाइज्ड बाय अ स्मॉल सिटी फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ फाइन्स, यानी ये पार्किंग फाइन से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम है। फ्रॉम पार्किंग टिकट इज गिवन बाय, तो आपके पास देखें एक रेट ऑफ चेंज जो है वो गिवन है RX, ठीक है। R रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, X जो है वो वर्किंग आवर्स हैं। ये एक आपके पास रेट ऑफ चेंज जो है वो गिवन है, वेयर X इज द नंबर ऑफ वर्क आवर्स ईच डे, यानी एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। ज़ाहिर जितने ज़्यादा घंटे काम करेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा फाइन टिकट्स आप अप्लाई करेंगे। दैट कैन बी डिवोटेड बाय टू पार्किंग पेट्रोल, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप पार्किंग पेट्रोल जो है वो, यानी कितनी ज़्यादा पेट्रोलिंग हो रही है, कितने ज़्यादा फाइन्स हो रहे हैं। एट द आउटब्रेक ऑफ अ फ्लू एपिडेमिक, यानी जब अब कोई वबा फैलती है, कोई आपके पास जो है, जैसे कोविड था हमारे पास, ठीक है, 30 वर्क आवर आर यूज्ड डेली इन पार्किंग, यानी नॉर्मली वो 30 घंटे, हालांकि ये बात थोड़ा सा यहाँ सीक्वेंस ख़राब होता है, 24 घंटे हो सकते हैं डेली के अंदर ना, लेकिन इन्होंने क्योंकि वैल्यू 30 दे दी है तो हम इसी को अंडरस्टैंड करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आवर्स आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 30 वर्क आवर्स आर यूज डेली इन पार्किंग पेट्रोल, यानी पहले वो अगर 30 घंटे काम करते थे, ठीक है, और बट ड्यूरिंग द एपिडेमिक दैट नंबर इज डिक्रीजिंग, अब वो नंबर डिक्रीज होता है एट द रेट। बार बार आप देखें दो चीज़ों की डिपेंडेंसी आ रही है, रेट का वर्ड आ रहा है, ठीक है, चेंज ओवर आ रहा है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ लिंक कर रही है। 6 आवर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। हाउ फास्ट इज रेवेन्यू डिक्रीजेज, यानी पार्किंग फाइन्स जो है वो डिक्रीज करता है ड्यूरिंग एपिडेमिक। अब कहानी सारी बहुत सी लंबी सी कहानी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब इसको आपने ये तो समझ दिया कि जब रेट की बात आ रही है, ठीक है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ लिंक करती है। अब हमारे पास देखिए गिवन में क्या आ रहा है, गिवन में जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है वो है R of X इक्वल टू 8000 X डिवाइडेड बाय X प्लस 2, ठीक है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन था। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, अगर हम इसको यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट में हमें देखिए करना है हाउ फास्ट इज रेवेन्यू डिक्रीजेज, यानी अगेन आपके पास जो चेंज है रेवेन्यू के अंदर, यानी DR ओवर DT विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आवर्स जो है वो जितने वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, ज़्यादा करेंगे आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा, जितने वर्किंग आवर आप कम करेंगे उतना रेवेन्यू कम हो जाएगा, ठीक है। ये है रेट ऑफ चेंज जो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक मुझे जो चीज़ गिवन है वो ये है, इसको दोबारा आप अंडरस्टैंड कीजिए कि बट ड्यूरिंग द एपिडेमिक आपके पास जो है वो 6 घंटे अगर आप कम करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या दिया हुआ है, X रिप्रेजेंट करता है वर्किंग आवर्स को, ठीक है, और यानी X से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके पास आवर्स दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपके पास एक्सप्लेन होता है वेयर X इज द नंबर ऑफ वर्क आवर्स ईच डे, तो ये 6 आवर हमारे कम हो गए। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास गिवन में एक और स्टेटमेंट ये गिवन है कि dx ओवर dt, ठीक है, यानी आपके पास पर डे 6 घंटे कम होने का मतलब है -6, ठीक है।
अगर वो बढ़ जाते तो ये +6 हो जाता, डिक्रीज हो रहे हैं तो ये -6 हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें गिवन है। अब आपने इन तीन चीज़ों को जो हमारे पास डेटा में आ गई, एक आर ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है dr/dt, और जो हमारा जो है वर्किंग आवर जो dx/dt है, अगर वो 6 आवर डिक्रीज होते हैं तो रेवेन्यू कितना जनरेट होगा या रेवेन्यू में कितना डिक्रीज आएगा, ये हमने बताना है। ठीक है, अच्छा अब हम देखें, सबसे पहला वर्किंग जो हमारा काम है वो हम ये कर सकते हैं। आप ये देखिए कि ये जो आर ऑफ एक्स गिवन है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, x + 2, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास कोशेंट रूल अप्लाई हो रहा है। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंगली x + 2, अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ 8000x माइनस 8000x और d/dx ऑफ x + 2 और डिवाइडेड बाय x + 2 का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम r' ऑफ x से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और अब हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, x + 2, 8000 कोफिशिएंट है और x का डिफरेंशिएट होता है 1। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास x का डिफरेंशिएट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर x का डिफरेंशिएट जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 1 कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 8000 माइनस एज इट इज़ है 8000, x एज इट इज़ है। अब आप देखें अगेन x का डिफरेंशिएट 1 होगा और 2 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 0 + 1 1 बचेगा, तो ये टर्म आपके पास ख़त्म हो जाएगी। यानी यहाँ जस्ट आप 1 लगा सकते हैं इस स्टेप को समझने के लिए, और x + 2 होल स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर इसको हम फाइनल स्टेप की तरफ लेके जाते हैं, तो ये हमारा फाइनल स्टेप आ जाएगा 8000 x + 2 माइनस 8000 x डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर। अब हम पहले रेवेन्यू को चेक करते हैं एट x = 30 पे, जब हमारे पास 30 वर्किंग आवर्स थे। ठीक है, तो यहाँ इसको चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आती है। 30 को पुट कर दीजिए, तो 8000 x की जगह आपके पास आ जाएगा 30, फिर +2 माइनस 8000 और अगेन आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 30 + 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी 8000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 32 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 256,000। देन आप 8000 को मल्टीप्लाई कर दें 30 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 24,000। ठीक है, 2,40,000 और 30 + 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 32 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 1024। ठीक है, अब हम इसको माइनस करके, यानी 256,000 माइनस 2400 एंड 00। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1024, तो ये हमारे पास 15.6, यानी हमारे पास R30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 15.625। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बनती है, यानी जब हमारे पास 30 जो है वो आवर्स, वर्किंग आवर्स पे काम हो रहा था। ठीक है, अब आप देखेंगे जब हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें तो ये फाइंड आउट नहीं करना, हमें फाइंड आउट करना है dr/dt। अब ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हमें रेवेन्यू डिपेंडेंट ऑन टाइम है और हमारे पास रेवेन्यू जो है वो डिपेंड करता है वर्किंग आवर्स पर।
ठीक है, यानी आप इसको लिंक को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि वर्ड प्रॉब्लम कहाँ से लिया गया है। यानी आपका वर्क जो फंक्शन आपके पास गिवन था वो आर ऑफ एक्स था, यानी जहाँ रेवेन्यू डिपेंड करता है कि आप कितने आवर वर्क करते हैं। ठीक है, और दोबारा आपको बताते हैं कि वर्किंग आवर अगर कम हो जाते हैं तो रेवेन्यू पे कितना फ़र्क पड़ता है। वहाँ आप टी को इंगेज कर रहे हैं, यानी पर डे वर्किंग आवर में फ़र्क आता है तो रेवेन्यू पे फ़र्क आता है। अब इस चीज़ को आप लिखेंगे कैसे, यानी इसे हम कहते हैं डी आर ओवर डी टी, यानी डी आर ओवर डी एक्स। ठीक है, यानी आपने डी आर ओवर डी एक्स, यानी आर डिपेंडेंट ऑन एक्स, और x किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, dx ओवर dt, यानी आपके वर्किंग आवर पर डे के ऊपर डिपेंड करता है रेवेन्यू। अब इस रूल को आपने याद करना है, ये रूल कहलाता है चेन रूल। ठीक है, जब आपके पास आपको जैसे डी आर ओवर डी टी निकालना है, लेकिन r एक अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, x पर, और x एक अलग क्वांटिटी t पे डिपेंड करता है, यानी पर डे कितने आवर वर्क हो रहा है। ठीक है, तो तब हम यूज़ करते हैं चेन रूल। अब इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दें, डी आर ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास है 15.625, और डी एक्स ओवर डी टी जो डिक्रीज़ हो रहा था वो है आपके पास -6। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ, तो यहाँ पर आपके पास 93.75, माइनस साइन ये शो करता है कि ये आपका लॉस है। ठीक है, डिक्रीजिंग वैल्यू है, तो 93.75 को हम अप्रॉक्सीमेटली 94 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी 94 जो डॉलर्स हैं ये पर डे डिक्रीज होंगे आपके। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास जिसमें रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड आ रहा है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 से लिंक करते हैं। यूनिट 6 है इंटीग्रेशन, और एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करेंगे ऑन पेज 149 केपी के बुक। इफ़ द एरिया ऑफ अ हीलिंग वाउंड चेंजेस एट अ रेट, देखें अगेन रेट ऑफ चेंज आपके पास गिवन है। ठीक है, और ये रेट ऑफ चेंज आपके पास डी ए ओवर डी टी इक्वल टू -40 क्यूब है। यहाँ तक अगेन प्रीवियस क्वेश्चन के साथ लिंक कर लें, रेट ऑफ चेंज है। अब ये आपके पास रेंज गिवन है। ठीक है, अब इस रेंज में क्या बताया जा रहा है कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10, यानी आप इन बिटवीन 1 से 10 वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। t इज़ टाइम इन डेज एंड वाउंड एरिया। अब यहाँ से आपको लिंक करना है, देखें आपके पास वाउंडिंग एरिया भी मौजूद है और टाइम की वैल्यू भी मौजूद है, 1 डे t इक्वल टू 1। पहले आपके पास रेट ऑफ चेंज है, देन एरिया और टाइम की एक एक वैल्यू गिवन है। व्हाट विल बी द एरिया, सिर्फ एक क्वांटिटी पूछ रहा है, एरिया रेट ऑफ चेंज नहीं पूछ रहा। आपको रेट ऑफ चेंज देकर जस्ट 1 क्वांटिटी आपसे पूछी जाए तो इट मीन्स कि वो इंटीग्रेशन का वर्ड प्रॉब्लम है। व्हाट विल बी द एरिया, अब नेक्स्ट आपको टाइम दे रहा है 10 डेज। ठीक है, ये आपको इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि रेट ऑफ चेंज गिवन है, फिर आपके पास उन दोनों क्वांटिटीज़ की एक एक वैल्यू गिवन है, इसलिए गिवन है कि आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकें, और देन आपको एक वैल्यू t देकर a पूछा जाएगा, यानी एक सिंगल क्वांटिटी का आंसर आपको बताना है। इट मीन्स कि ये इंटीग्रेशन का वर्ड प्रॉब्लम है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास गिवन फंक्शन या गिवन रेट ऑफ चेंज, गिवन रेट ऑफ चेंज आपके पास मौजूद है। ठीक है, डी ए ओवर डी टी इक्वल टू -4t माइनस क्यूब। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर इसको हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको इजीली ऐसे लिख सकते हैं, डी ए इक्वल टू -4t माइनस क्यूब, और डी टी यहाँ राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, देन हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड,
अब यहाँ दोनों साइड पर हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट हो जाएगा डी ए माइनस 4 कोफिशेंट, देन इंटीग्रेट ऑफ माइनस टी माइनस क्यूब डी टी। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये देखिए एरिया का फंक्शन बन जाएगा, एरिया की इक्वेशन बन जाएगी जो आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू माइनस 4 टी क्यूब, माइनस 3 में आप प्लस 1 ऐड कर दें और इसी पावर से आप इसको डिवाइड करवा दें, देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ एरिया की इक्वेशन आपके पास बन जाएगी माइनस 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस सी, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपके पास, देन 2 टी रेज टू पावर माइनस 2 प्लस सी। अब आप इस वैल्यू को, यानी जो t की पावर नेगेटिव है, इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी प्लस सी। ठीक है, यहाँ आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि फाइंड आउट करना ज़रूरी है, वरना एक एरिया का आंसर आप पर्टिकुलर आंसर निकाल ही नहीं सकते। आपने जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ जाना है, तो इसीलिए आपको एरिया जो है वो गिवन था क्वेश्चन में कि एरिया जो है वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और जो टी है वो 1 डे गिवन था। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ इसीलिए गिवन थी कि आप पुट करके सी को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, एरिया आपके पास 2, देन 2 और टी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस सी, तो ये बेसिकली 2 इक्वल टू 2 प्लस सी आ जाएगा, देन सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। ठीक है, जब सी आपके पास 0 आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 बिकम क्या बन जाएगी, जब आप सी 0 कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ जाएगी एरिया इक्वल टू 2 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि सी वहाँ पर आपके पास 0 हो गया। अब आपको जो वैल्यू दी जा रही है t इक्वल टू 10 डेज, उस पर आप अपना एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें 2 अपॉन 10 स्क्वायर, तो 2 अपॉन 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, और इसको अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज़ 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 10 डेज। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो होपफुली आपने लिंक समझा होगा कि किस तरह हम वर्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है।